हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम क्लास 9th का बायोलॉजी का पार्ट 5 करने जा रहे हैं। आई होप आपने पार्ट 4 तक सारे वीडियोस को देख लिया होगा। और अगर आप लोगों को चैप्टर मेरा अच्छे से समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ लाइक ज़रूर कर जाइएगा, जिससे कि मुझे ये पता चल सके कि आपको समझ में आ भी रहा है या आप लोग ऐसे ही वीडियो को देखकर चले जाते हैं। तो आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है वो एक टाइप ऑफ ब्लड ही होता है, यानी जो हमारा ब्लड का एक प्रकार का टाइप होता है उसी को हम लोग कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। ऐसा हम लोग इसे क्यों कहते हैं इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि हमारे को इसे हम लोग क्यों कनेक्टिव टिश्यू बुलाते हैं। आ क्लू इज प्रोवाइडेड इन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ लेट अस लुक एट दिस टाइप ऑफ टिश्यू इन सम मोर डिटेल। इसमें एक क्लू दिया गया है आपके चैप्टर में, प्रोवाइड है, जो कि इसके चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें बताया गया था कि आप इस टिश्यू के बारे के इसके टिश्यू के बारे में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के बारे में आपको पढ़ने को मिला और इसके सारे प्रकार आपको पढ़ने को मिले इसमें। और इसके बाद हम आगे चलते हैं कि इसके बारे में इसकी काफ़ी ज़्यादा जो जानकारियाँ थी उसके बारे में अभी हम लोग पढ़ते हैं। The cells of connective tissue are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. जो हमारे सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं वो काफी ज्यादा लूजली स्पेस्ड होते हैं और एम्बेडेड होते हैं एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में। यानी हमारा कोई स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ये काफी ज्यादा लूजली स्पेस्ड होते हैं, यानी जो इनके बीच में स्पेस होता है और ये काफी ज्यादा टाइट बॉन्डिंग नहीं करते हैं, काफी ज्यादा ढीले होते हैं एक दूसरे से। काफी थोड़ा स्पेस को बीच में लेफ्ट करने के बाद ये लोग अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं और ये एक इंटरसेलुलर मैट्रिक्स के अंदर होता है जिसमें अंदर कुछ एम्बेडेड डिजाइंस वगैरह होती हैं। द मैट्रिक्स में बी जेली लाइक, फ्लूइड, डेंस और रिजिड। यानी जो मैट्रिक्स होता है आप लोग ये समझने की कोशिश करिएगा जैसे कि जेली लाइक स्ट्रक्चर, फ्लूइड हो गया हमारा कोई भी, और कुछ भी हमारी डेंस और रिजिड चीज। यानी रिजिड वो होती है जिसकी एक फिक्स्ड शेप होती है, और डेंस वो होती है जो काफी ज्यादा छोटी होती है, और फ्लूइड होता है हमारा लिक्विड हो गया, जैसे कि आप कोई भी टाइप का फ्लूइड मान सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और जेली लाइक स्ट्रक्चर आप लोग जानते हैं जो काफी ज्यादा स्पॉन्जी होता है और काफी ज्यादा मूवमेंट को शो करता है। द नेचर ऑफ मैट्रिक्स डिफर्स इन कॉन्कोर्डेंस विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। जो उसमें ये बताया जा रहा है कि जो हमारा मैट्रिक्स का स्वभाव होता है वो अलग अलग चीजों पे बदलता रहता है। जैसे अलग अलग हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिए तो ये अलग अलग टाइप की चीजों को दिखाने का कोशिश करता है। अगर जैसे कि मैंने जेली लाइक स्ट्रक्चर लिया तो उसका कुछ फंक्शन यानी इसका कार्य अलग होगा, यानी जो उसका काम करने का तरीका होगा वो अलग हो जाएगा। और अगर मैंने फ्लूइड लिया तो भी इसका काम करने का तरीका अलग हो जाएगा। और अगर मैंने इसमें रिजिड शेप का कोई भी स्ट्रक्चर लिया तो उसका भी काम करने का तरीका अलग होगा। तो इसमें जिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है उसके अकॉर्डिंग इसका वर्क फंक्शन अपने आप को बदल लेता है। टेक अ ड्रॉप ऑफ ब्लड on a slide and observe differences present in it under a microscope। आपको एक खून की बूंद लेनी है एक स्लाइड पे, फिर आपको ये देखना है कि आपकी बॉडी में कितने ज्यादा अलग अलग टाइप के यानी कितने ज्यादा अलग अलग प्रकार के सेल्स होते हैं, और ये आपको देखना है माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन में, यानी माइक्रोस्कोप की मदद से। मसल्स कंटेन स्पेशल प्रोटीन कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जो हमारे मसल कंटेन करते हैं एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन को, उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। जो ये प्रोटीन होता है ये हमारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद करता है, यानी उसके बीच में मूवमेंट को इजीली मूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन दिखाता है उसमें, और रिलैक्सेशन कराता है जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट होती है। यानी ये हमारे मसल्स को रिलैक्सेशन कराता है, यानी उसमें काफी ज्यादा हमारा मूवमेंट को हेल्पफुल कराने के लिए हमारी बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जरूरी होती है। इन दोनों चीजों की वजह से, यानी इन्हीं दोनों चीजों की वजह से हमारी मूवमेंट हो पाती है। जैसे कि आप लोग इसमें देख सकते हैं ये कोई स्ट्रक्चर है, इसमें हम लोगों को यहाँ पर दिखाया जा रहा है ये हमारे हैं स्ट्रेटियंस, ठीक है। और यहाँ पर ये शायद मेरे हिसाब से न्यूक्लियाई लिखा हुआ है, मेरी बुक में थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ पर दिया नहीं हुआ है, तो आप लोग अपनी बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा।
तो आपको उससे समझ में आ जाएगा। अब नीचे वाले डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है, इसमें आप लोगों को दिखाया जा रहा है यहाँ से ये वाला डायग्राम यहाँ पर गया, तो इसमें इसका नाम इसमें बताया जा रहा है स्पिंडल शेप्स मसल सेल, यानी ये स्पिंडल शेप में होते हैं, यानी इस वाली शेप में जो सेल्स होते हैं इसे हम लोग बोलते हैं स्पिंडल शेप। और इसमें जो ये स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे होंगे ये हमारा होता है न्यूक्लियस। फिर आगे चलते हैं, इसे बोलते हैं स्ट्रेटियंस और इसे बोलते हैं न्यूक्लियाई। यहाँ पर ये न्यूक्लियाई लिखा है, मैं इसे लिख लेता हूँ, यहाँ पर न्यूक्लियाई है, ये मैंने आपको सही बताया था, ये कुछ और नहीं है, ये न्यूक्लियाई है। ठीक है, इसमें यहाँ पर न्यूक्लियाई होता है। तो यही कुछ प्रकार के हमारे पास मसल्स फाइबर्स होते हैं, और इसका एक टाइप होता है स्ट्रेटिएट मसल, स्मूथ मसल, कार्डिक मसल। थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स। फर्स्ट वन इज स्ट्रेटेड मसल, second one is smooth muscle, cardiac muscle. We can move some muscles by consciousness will, यानी जो कुछ हमारे मसल्स होते हैं, यानी हमारी जो मांसपेशियां हैं उन्हें हम लोग अपने मन की इच्छा से मूव कर सकते हैं, यानी उन्हें अपने मन के मुताबिक इधर और उधर चला सकते हैं अपनी जरूरत के अनुसार। मसल्स प्रेजेंट इन आवर लिम्स मूव व्हेन वी वांट देम टू, जब हमारी मांसपेशियां जब हिलती हैं जब हम चाहते हैं अपनी लिम्स को चलाना, यानी जो हमारे हाथ होते हैं अगर हम उन्हें चलाने की कोशिश करेंगे, यानी अगर हमको कोई काम की जरूरत पड़ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग एक स्टडी टेबल पे बैठे हैं और आप चेयर पे बैठे हैं और आपका फोन वाइब्रेट होता है, तो आप अपनी लिम्स को मूवमेंट करेंगे और अपना फोन उठाएंगे और आपका जो भी मैसेज आया आप उसका रिप्लाई देंगे। तो इसी टाइप के एग्जाम्पल में आपकी जो कॉन्शियसनेस है उसके अकॉर्डिंग आपके ब्रेन ने आपके लिम्स को मैसेज दिया कि, यानी उसने आपको एक मैसेज दिया कि आपको मूवमेंट कर कर अपना फोन उठाना होगा। इसी मूवमेंट के चलते आपने अपने मन मुताबिक अपनी लिम्स को हिलाया, जिससे कि आपने अपना फोन उठाया और जो आपको काम करना था वो आपने कर लिया। एंड स्टॉप व्हेन वी सो डिसाइड, यानी जो जब हमारे हाथ पैर की जो मूवमेंट होती है वो जब रुकती है जब हम लोग मन में सोच लेते हैं। अब जैसे कि हमारा वर्क पूरा हो गया, जैसे कि हमने कोई काम करा, जैसे कि आप मान के चलिए कि मैंने कोई थैला पकड़ा और मैं बाहर जा रहा हूं, तो मैं जब शॉपिंग कर कर लौट कर आता हूं तो मेरा तो काम हो चुका, मैं जब घर पे आऊंगा तो मैं उस थैले को रख दूंगा। तो मेरी मन की इच्छा थी ना कि मैं अब उसे रख दूं, तो मैंने उसे रख दिया। इसीलिए जो हमारा खुद का डिसीजन होता है कॉन्शियसनेस में, उसी के अकॉर्डिंग मैं उस थैले को रख पाया। अगर मैं उस थैले को नहीं रख पा रहा होता तो उस समय मेरा कॉन्शियस ब्रेन वर्क नहीं कर रहा होता। पर इसके आगे चलते हैं गाइस। सच मसल्स आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल, जो कुछ मसल्स होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं वॉलेंट्री मसल्स। These muscles are also called skeletal muscles, यानी इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं skeletal muscles भी बोलते हैं, as they are mostly attached to bones and help in body movement। ये जो skeletal muscles होती हैं हमारे पास, ये काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड होती हैं हमारी हड्डियों से, यानी कि हमारी हड्डियों से ज़्यादातर जुड़ी होती हैं और ये हमारी बॉडी को हिलने डुलने में मदद करती है। Under the microscope, the muscles show alternate light and dark bands on striations when stained appropriately, यानी आप जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे हमारे मसल्स को तो वहां पे आपको अल्टरनेट यानी दो टाइप की लाइट दिखाई देंगी, एक होगी लाइट और दूसरी होगी डार्क, यानी एक होगी हल्के कलर में और एक होगी गहरे कलर के बैंड्स दिखाई देंगे वहां पे। और आपको वहां पे स्ट्रेटियंस फॉर्मेशन भी दिखाई देगी, यहाँ पर आपके कुछ दाग बन जाते हैं एप्रोप्रिएट कंडीशन में। जब हम लोग वहां पे केमिकल का यूज करते हैं तो वहां पे स्टैंड हो जाते हैं, तो यही एप्रोप्रिएट कंडीशन होती है हमारे इसको चेक ऑन करने के लिए, यानी हमने इसको चेक कर लिया फिर उसके बाद यहाँ पर स्टैंड पड़ जाते हैं, फिर जिससे हमको ये पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या कंडीशन हो रही है। एज अ रिजल्ट दे आर ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रेटिएट मसल, यानी इसका जो रिजल्ट निकल के आता है तो फिर हम लोग इसे बोलते हैं स्टेरिएट मसल्स। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर लॉन्ग, यानी जो हमारे सेल्स होते हैं टिश्यू में वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, यानी कि जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें हमारे पास
टिश्यू होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ सिलेंड्रिकल शेप में होते हैं, कुछ अनब्रांच्ड होते हैं, कुछ हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लिएट वाले को हम लोग बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड। फिर उसके बाद उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियाई हैं तो हम लोग उसे बोलेंगे हैविंग मैनी न्यूक्लियाई, यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई है तो हम लोग वहाँ बोलेंगे उसको मल्टी न्यूक्लिएटेड। यहाँ पे मल्टी न्यूक्लिएटेड का हमने साइड में ब्रैकेट में मीन्स भी समझाया गया है, हैविंग मैनी न्यूक्लियाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप चाहें तो उसको जरूर याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पर दीज मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स एज दे आर मोस्टली अटैच टू द बोन्स इन अवर बॉडी मूवमेंट। फिर यहाँ पर जो कुछ दो अल्टरनेट कंडीशंस दिखाई गई थी, अंडर द माइक्रोस्कोप दिस मसल्स शो अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स और स्ट्रेशियंस व्हेन स्टेन्ड अप्रोचिएटली। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा याद से। द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड, जो हमारे फूड की मूवमेंट होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में, तो वो इसलिए हो पाती है क्योंकि हमारी मसल्स के बीच में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, उसकी वजह से हमारा फूड मूवमेंट को शो कर पाता है, यानी जो हमारा खाना है इधर से उधर जा पाता है, और फिर इसके थ्रू ये हमारी ब्लड वेसल्स में जाता है, फिर ये इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट को शो करने लगता है। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, द मूवमेंट ऑफ फूड इन द एलिमेंट्री कैनाल और द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड ऑफ ब्लड वेसल्स आर इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट, यानी ये इनवॉल्यूंटरी मूवमेंट कहलाता है। वी कैन नॉट रियली स्टार्ट देम और स्टॉप देम सिंपली बाय वांटिंग टू डू सो, यानी हम इसे अपनी इच्छा के अनुसार ना चालू कर सकते हैं ना रोक सकते हैं, यानी जब तक हमारी इच्छा होगी, जैसे हमारी इच्छा है इसे रोकने की, पर हम लोग इसे रोक नहीं पाएंगे। पर इससे पहले वाले में ऐसा होता था कि आपकी मसल्स होती थी, आपको मूवमेंट करनी होती थी तो आपको कॉन्शियसनेस दिखानी पड़ती थी, और जब आपका माइंड कॉन्शियसनेस में जाकर सोचता था उस चीज के बारे में कि मुझे ये काम करना है, तो आपकी लिम्स फौरन उस चीज को करने में अपना मूवमेंट शो करने लगती थी। पर इसमें ऐसा नहीं होता है। स्मूथ मसल्स और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल सच मूवमेंट, यानी जो हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं, यानी जो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, वो और इनवॉल्यूंटरी मसल्स कंट्रोल करती हैं हमारे मूवमेंट को। दे आर ऑल्सो फाउंड इन द आइरिस ऑफ द आई, यानी जो हमारी जो आंखों की आइरिस होती है ये उसमें भी पाई जाती है। इन यूरेटर्स एंड इन द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स, यानी ये हमारी यूरेटर्स में भी पाई जाती है और ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स में भी पाई जाती है। द सेल्स आर लॉन्ग विथ पॉइंटेड एंड्स स्पिंडल शेप, जो हमारे सेल्स होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं और इनमें पॉइंटेड होते हैं जो एंड में स्पिंडल शेप्स शो कराते हैं, और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी हैविंग अ सिंगल न्यूक्लियाई या हैविंग ए सिंगल न्यूक्लियस, उसे हम लोग बोलते हैं, यानी एक न्यूक्लियस का होना ही हमारा बुलाता है उस चीज को यूनी न्यूक्लिएट। वाई वुड दे बी कॉल्ड? द मसल्स ऑफ द हार्ट शो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट लाइफ, यानी जो हमारी मसल्स होती हैं हार्ट की वो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती रहती हैं, जिसके द्वारा हमारी जीवन शैली चलती रहती है। अगर हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा, यानी उसकी मसल्स हैं वो मूवमेंट को रोक देंगी, तो आपकी उसी समय ऑन स्पॉट आपकी डेथ हो जाएगी। पर ऐसा नहीं होता है, हमारी जो मसल्स होती हैं हार्ट की वो कंटिन्यूअस वर्किंग करती हैं, पर जब आप लोग सो जाते हैं तो आपकी जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनकी हार्ट बीट स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। इसलिए हो जाती है क्योंकि आप लोग स्लीपिंग टाइम में होते हैं, तो वहां पर भी थोड़ा मसल्स को रेस्ट चाहिए होता है। उसके बाद वो जैसे ही आप लोग अगले दिन मॉर्निंग में उठते हैं, फिर से आपका मसल्स होता है वो पूरी एनर्जी के साथ अगले दिन काम करने के लिए फिर से रेडी हो जाता है। दिस इनवॉल्यूंटरी मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल, यहाँ पर जो हमारी इनवॉल्यूंटरी मसल्स हमने बताई थी इन्हें हम लोग बोलते हैं कार्डियक मसल्स, यानी ये हार्ट में पाई जाती हैं। हार्ट मसल सेल्स आर सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड, यानी जो हमारी दिल के जो मांसपेशियां होती हैं दिल में वो सिलेंड्रिकल शेप में होती हैं, ब्रांच शेप में होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। हैविंग सिंगल न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूनिन्यूक्लिएटेड। नर्वस टिश्यू, all cells possess the ability to respond to stimuli, यानी जो हमारे पास जितने भी सेल्स होते हैं वो
एबिलिटी, अपने अंदर एक क्षमता रखते हैं जिस वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलाई को। हाउएवर सेल्स ऑफ द नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड, यानी जो हमारे नर्वस टिश्यू के सेल्स होते हैं वो कैसे ज्यादा इतने हाईली स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं स्टिमुलेट करने के लिए। देन ट्रांसमिटिंग द स्टिमुलस वेरी रैपिडली फ्रॉम वन प्लेस टू अनोदर विद इन द बॉडी, यानी ये बाद में हमारा जो ट्रांसमिट करता है स्टिमुलस को काफी ज्यादा जल्दी जल्दी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारी बॉडी में। द ब्रेन, स्पाइनल कोड एंड नर्व्स आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, यानी इसमें हमारे कौन कौन से बॉडी के पार्ट शामिल हो जाते हैं। द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस आर ऑल कंपोज्ड ऑफ द नर्वस टिश्यू, यानी ये सारे मिलकर हमारा नर्वस टिश्यू को सपोर्ट करते हैं। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स, यानी जो हमारे सेल्स होते हैं टिश्यू में इसे हम लोग बोलते हैं नर्व सेल और न्यूरॉन्स, जो कि हमारे ब्रेन में पाए जाते हैं। अ न्यूरॉन कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विद इन ए न्यूक्लियस, जो हमारे पास न्यूरॉन होता है वो कंसिस्ट करता है सेल बॉडीज को एक न्यूक्लियस के साथ, और साइटोप्लाज्म होता है उसमें। इसके पास लॉन्ग थिन लाइक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो अराइज करता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर से आप लोग समझने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे कि हमारे रूट्स में होता है कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर कॉल्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ये आपको रूट्स में भी देखने को मिलता है, पर ये काफी ज्यादा लॉन्ग होते हैं, सो इसी को कहा गया है हेयर लाइक स्ट्रक्चर। हमारा जो भी एक भी न्यूरॉन होता है उसके पास उसके पास एक पार्ट होता है जो सबसे ज्यादा बड़ा होता है, वो पूरे प्रोसेस को फॉर्म करता है, यानी उस पूरे प्रोसेस का कोऑर्डिनेटर टाइप मान लीजिए। जैसे कि आपके पास न्यूरॉन था, वो एक सिंगल ऐसा पार्ट होता है न्यूरॉन जो काफी ज्यादा बड़े प्रोसेस को अकेला करता है, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। एंड मैनी शॉर्ट ब्रांच्ड पार्ट प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट्स, यानी इस प्रोसेस को हम लोग बाद में बोलते हैं डेंड्राइट्स। एन इंडिविजुअल नर्व सेल में बी अप टू मीटर लॉन्ग, यानी जो हमारे इंडिविजुअल होते हैं, यानी हर एक इंसान में जो नर्व सेल होता है वो 1 मीटर जितना लंबा हो सकता है। मैनी नर्व फाइबर्स बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे पास नर्व फाइबर होते हैं वो बाउंड टुगेदर बाय कनेक्टिव टिश्यू करते हैं, जिसके थ्रू ये एक नर्व को बनाते हैं। और जो हमारे पास इसमें बताया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है, जो एक इंडिविजुअल होता है उसके पास नर्व सेल होता है, इसमें 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, मीटर तक लॉन्ग हो सकता है। इसमें 1 मैंने तो ऐसी एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को बता दिया है कि 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, पर इसमें बुक में ऐसा कोई डाटा नहीं दिया हुआ है। द सिग्नल डेट पासेज अलॉन्ग द नर्व फाइबर इज कॉल्ड नर्व इम्पल्स, यानी जो हमारा सिग्नल पास होता है हमारी नसों से फाइबर में जाने के लिए, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव अवर मसल्स व्हेन वी बांड, यानी जो हमारे पास नर्व इम्पल्स होते हैं ये हमें इजाजत देता है अपने मसल्स को, यानी मांसपेशियों को हिलाने डुलाने की जब भी हमें जरूरत हो। The functional combination of nerve and muscles tissue is fundamental to most animals, यानी जो फंक्शन होता है ये कॉम्बिनेशन हमारा नर्व और मसल का होता है, यानी नसों का और मांसपेशियों का मिलने से ये हमारे पास, इन दोनों को मिलाने से ये वर्क करता है। फिर इसके बाद जो टिश्यू बनता है वो फंडामेंटल टू मोस्ट एनिमल्स, यानी ये काफी ज्यादा एनिमल्स में भी आप लोगों को देखने में मिल सकता है। दिस कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली, यानी जो ये प्रोसेस होता है, ये जो कॉम्बिनेशन हम लोग कर लेते हैं, ये एनिमल्स को मूव करता है रैपिडली रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, यानी ये एनिमल्स को हेल्प करता है जल्दी जल्दी अपने स्टिमुलाई से कांटेक्ट करने में, यानी उससे बात करने में भी मदद कर सकता है, यानी मैसेज पहुंचाने में भी मदद कर सकता है। अगर आप इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे, न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, इस डायग्राम का नाम है न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। यहाँ पे आप लोग एक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, और यहाँ पर आपको ये
इस टाइप के कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, इसे हम लोग बोलते हैं डेंड्राइट। और जो मैंने आपको बताया था, यूजली ईच न्यूरॉन हैज ए सिंगल लॉन्ग पार्ट प्रोसेस कॉल्ड द एक्सॉन, यानी इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन। ये याद रखने वाली चीज है। और ये आपका डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपके चैप्टर में सबसे ज्यादा जरूरी है, और ये आपकी यूटी और एग्जाम में जरूर जरूर आ सकता है। तो आप लोग इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, इसे जरूर पढ़कर जाएं। और यहाँ पर जो साइड में स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं नेवर एंडिंग, वो नर्व एंडिंग, सॉरी नर्व एंडिंग, यानी जो लास्ट में स्ट्रक्चर है यहाँ पे आप लोग लाइन देख सकते हैं, ये होता है नर्व एंडिंग, यानी जो हमारी नसें होती हैं उसका अंत का हिस्सा। और ये हमारी पूरी जो स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं सेल बॉडी। आप लोग इस डायग्राम को जरूर याद कर जाइएगा, प्रिपरेशन करिएगा, बनाकर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों को याद रहे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जिनको अभी तक नहीं पता है कि मैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों पढ़ाता हूँ, तो आप लोग उन्हें भी बताइए जाकर, जिससे कि उन लोगों की भी प्रिपरेशन वेल हो सके एग्जाम के लिए। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक ऑफ योर यूटी और टेस्ट।